मज़े जहान के अपनी नज़र में खाक नहीं, सिवाय खूने जिगर सो जिगर में खाक नहीं। ये दीवाने गालिब की गज़ल नंबर 114 है। बड़ी ही खूबसूरत गज़ल है। इसके अंदर रदीफ़ है खाक नहीं, जिसका मतलब ये है कि यहाँ इस कदर बर्बादी हो चुकी है कि अब यहाँ पे खाक तक, डस्ट तक बाकी नहीं रह गई। बड़ा खूबसूरती से इसका इस्तेमाल किया गया है इस गज़ल में। इसमें आपको आशिक के दुख दर्द का रंग नज़र आएगा, उसकी बर्बादी का रंग नज़र आएगा, और उसके दर्द की लज्जत का रंग भी इसके अंदर नज़र आएगा। क्या तो वो एज़ ऑलवेज़ इश्क की राह में मिलने वाले दुख दर्द को एंजॉय करता है। ये एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर उसको लज्जत मिलती है, और अक्सर वो ये दुख दर्द चुपचाप साइलेंटली एंजॉय करता है, साइलेंटली सहता है। महबूब का खूबसूरत चेहरा आशिक के ऊपर और इस पूरी दुनिया के ऊपर क्या असर करता है, ये भी एक रंग इस गज़ल के अंदर आपको दिखाई देगा। तो ये गज़ल को पहले पूरा पढ़ते हैं, फिर इसके शेरों को समझने की कोशिश करेंगे। तो कहते हैं, मज़े जहान के अपनी नज़र में खाक नहीं, मज़े जहान के अपनी नज़र में खाक नहीं, सिवाय खूने जिगर सो जिगर में खाक नहीं। मगर गुबार हुए पर हवा उड़ा ले जाए, मगर गुबार हुए पर हवा उड़ा ले जाए, वगरना ताबो तवां बालों पर में खाक नहीं। ये किस बहिश्त शमाइल की आमद आमद है, ये किस बहिश्त शमाइल की आमद आमद है, कि गैर जलवाए गुल रह गुज़र में खाक नहीं। भला उसे न सही कुछ मुझी को रहम आता, भला उसे न सही कुछ मुझी को रहम आता, असर मेरे नफसे बेअसर में खाक नहीं। ख़याल जलवाए गुल से ख़राब है मैकश, ख़याल जलवाए गुल से ख़राब है मैकश, शराब खाने के दीवार और दर में खाक नहीं। हुआ हूँ इश्क की गारत गरी से शर्मिंदा, हुआ हूँ इश्क की गारत गरी से शर्मिंदा, सिवाय हसरत तामीर घर में खाक नहीं। हमारे शेर हैं अब सिर्फ दिल लगी के असद, हमारे शेर हैं अब सिर्फ दिल लगी के असद, खुला की फ़ायदा अर्ज़े हुनर में खाक नहीं। तो ये थी पूरी गज़ल। पहला शेर देखते हैं कि मज़े जहान के अपनी नज़र में खाक नहीं, सिवाय खूने जिगर सो जिगर में खाक नहीं। तो आशिक कह रहा है कि इस जहान के मज़े, जितनी भी इंजॉयमेंट्स इस दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं, वो मेरी नज़र में खाक नहीं। मेरे को किसी चीज़ की वैल्यू नहीं है, मैं किसी चीज़ को एंजॉय नहीं करता, सिवाय किसके, सिवाय खूने जिगर सो जिगर में खाक नहीं। तो मैं अपने जिगर का, अपने लिवर का खून पीना एंजॉय करता था। यही एक ऐसी चीज़ थी जिसमें मुझे मज़ा आता था। लेकिन अब मेरी बदनसीबी देखें कि जिगर में खाक नहीं, जिगर में खून भी अब नहीं बचा। क्या तो खूने जिगर को पीना, इसका मतलब ये है कि आपकी ज़िंदगी के अंदर बड़े इंटेंस गम हैं, लेकिन आप दुख दर्द को, गम को चुपचाप सह रहे हैं। अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे, उनको आप सप्रेस कर रहे हैं। अंदर ही अंदर घुट घुट के शायद आप मर रहे हैं, लेकिन इस पूरी दुनिया को आप पता नहीं लगने दे रहे कि आप कितने दुखी हैं। तो इफ़ेक्टिवली आप अंदर ही अंदर गम सह रहे हैं। आप सेल्फ कंट्रोल रखते हैं, आप ज़ब्त रखते हैं, और अपने इमोशंस को सप्रेस किए जा रहे हैं। तो इस तरह गम सहने में, खूने जिगर पीने में आशिक को मज़ा आता था। यही एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर उसको मज़ा आता था। लेकिन अब जिगर में खाक नहीं, जिगर में पीने के लिए खून बाकी नहीं रहा। तो वो जिगर में अब खून बाकी क्यों नहीं है, शायद इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब ये है कि वो इतने अरसे से खूने जिगर पी रहे हैं, इतने अरसे से चुपचाप गम सह रहे हैं, कि सारा जिगर का खून अब वो पी चुके हैं। तो अब वो अपनी लिमिट पे पहुंच गए हैं, वो इस हद पे पहुंच गए हैं कि अब और खूने जिगर वो नहीं पी सकते। खूने जिगर ख़त्म हो चुका है, उनके अंदर एंड्योरेंस ख़त्म हो चुकी है चुपचाप गम सहने की। इसका एक रंग ये भी हो सकता है कि शायद वो बड़ी अरसे से खून के आंसू रो रहे हैं, तो शरीर में, जिगर में जितना खून था वो आंसुओं के ज़रिए बहा चुके हैं। ये थोड़ा सा शेर के सेंट्रल थीम से मिसमैच्ड सिनेरियो है, क्योंकि अगर आप खून के आंसू रो रहे हैं, इसका मतलब कि आपने दुनिया के सामने अपना गम जो है वो शायद ज़ाहिर कर दिया। और इस केस के अंदर आशिक चुपचाप गम सहने की बात कह रहा है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वो खून के आंसू रो रो के सारा खून बहा चुका हो, क्योंकि ये भी एक कॉमन एक्सप्रेशन गालिब साहब की शायरी में आता है। ओवरऑल जिगर में खून बाकी नहीं, इसका मतलब ये है कि जिगर तबाह हो चुका है, और शायद आशिक की ज़िंदगी भी अब ख़त्म होने वाली है। तो ओवरऑल थीम ये है कि आशिक
को एक ही चीज़ में मज़ा आता है, वो ये है कि चुपचाप इश्क की राह में मिलने वाले गम सहना, लेकिन अब वो भी उसके नसीब में नहीं है। तो उसका जिगर जो है उसमें खून बाकी नहीं रहा, शायद उसकी ज़िंदगी भी अब ख़त्म होने वाली है। मज़े जहान के अपनी नज़र में खाक नहीं, सिवाय खूने जिगर सो जिगर में खाक नहीं। अगला शेर देखें, मगर गुबार हुए पर हवा उड़ा ले जाए, मगर गुबार हुए पर हवा उड़ा ले जाए, वगरना ताबो तवां बालो पर में खाक नहीं। मगर का लफ्ज़ यहाँ पे इस सेंस में इस्तेमाल किया गया है जैसे शायद या अंग्रेज़ी में परहैप्स कहा जाता है। गुबार होने का मतलब है खाक में तब्दील हो जाना, खाक के एक क्लाउड में तब्दील हो जाना। और ताबो तवा का मतलब है स्ट्रेंथ एंड पावर, आपके अंदर हिम्मत भी है, आपके अंदर ताकत भी है। बालो पर का मतलब है विंग एंड फैदर, तो यहाँ पे किसी परिंदे के, किसी पक्षी के पंख। तो कहते हैं कि मगर गुबार हुए पर हवा उड़ा ले जाए, वगरना ताबो तवा बालो पर में खाक नहीं। बड़ा खूबसूरत वर्ड प्ले इस शेर के अंदर है। तो अपने आप को एक परिंदे से, एक पक्षी से कंपेयर कर रहे हैं जिसकी फितरत में है आज़ादी से उड़ना, या तो वो उड़ना चाहता है लेकिन उसके पंखों में अब उड़ने की ताकत और हिम्मत बाकी नहीं रही है। तो उसकी फितरत में, उसके नेचर में है उड़ान भरना, लेकिन उड़ने की ताकत अब उसके अंदर नहीं रही। आशिक अपने आप को एक ऐसे परिंदे से कंपेयर कर रहा है। तो उड़ान का मतलब यहाँ पे है आज़ादी, अल्टीमेट आज़ादी। या तो जिस तरह एक परिंदे की आज़ादी इसमें है कि वो कहीं भी उड़ के जाए, या आशिक भी इस तरह की उड़ने की आज़ादी चाहता है। वो चाहता है कि वो जब चाहे जहान में जाके उड़े और जब चाहे महबूब की गली में चला जाए, या तो इस तरह की आज़ादी आशिक चाहता है, लेकिन वो कहता है कि मेरे अंदर उड़ान की ताकत बाकी नहीं रही। या तो ज़िंदगी में इस कदर दुख दर्द आशिक ने सहे हैं, बड़े पिछले शेर में भी यही हमने देखा था। इतनी मुद्दत से आशिक दुख दर्द सह रहा है कि अब वो टूट चुका है, उसके शरीर के अंदर ना तो ताकत बाकी है, ना ही उसके अंदर उड़ने की हिम्मत अब बाकी है। इस तरह का एक पक्षी वो बन के रह गया है। अब उसकी उम्मीद कहाँ पे है, उसने हल क्या निकाला है इसका, और वो चाहता क्या है कि क्या होए। तो वो अपनी मौत के अंदर अपनी आज़ादी देख रहा है, या उसको मौत के बाद आज़ाद होने की उम्मीद नज़र आ रही है। जब वो मर जाएगा, उसको दफना दिया जाएगा और वो इफ़ेक्टिवली खाक में मिल जाएगा, या तो वो उसकी तमन्ना ये है कि शायद मेरी मौत के बाद जब मैं खाक में मिल जाऊं, ये हवा मुझे उड़ा ले जाए, या तो इस मैं गुबार बन जाऊं, मैं हवा का एक डस्ट का एक क्लाउड बन जाऊं और ये हवा मुझे चारों दिशाओं में, चारों डायरेक्शंस में उड़ाए। या इसके अंदर आशिक को अल्टीमेट फ्रीडम, अल्टीमेट आज़ादी नज़र आ रही है। शायद वो हवा उसको उड़ा के महबूब की गली में भी ले जाएगी, महबूब का दीदार भी उसको करने का मौका मिलेगा। लेकिन ओवरऑल बात यह है कि वो चाहता है, या वो उम्मीद रखता है कि जब वो खाक में मिल जाएगा तो वक्त की, टाइम की, इस दुनिया की दूसरी रिस्ट्रिक्शंस उसके ऊपर नहीं होंगी और वो अल्टीमेट फ्रीडम, अल्टीमेट आज़ादी को एक्सपीरियंस कर पाएगा। इस ज़िंदगी के अंदर उसको ये आज़ादी नहीं मिली, वो टूट चुका है दुख दर्द सहकर, उसके बालों पर में ताबो तवा ताकत हिम्मत बाकी नहीं है, और वो मौत के बाद आज़ादी हासिल करने की तमन्ना रखता है, उम्मीद रखता है कि जब मैं खाक में मिल जाऊंगा तो शायद हवा मुझे उड़ा ले जाए और इस तरह मुझे आज़ादी मिले। इसके अंदर और भी बहुत से रंग हैं, शायद आपको कोई अलग रंग इसके अंदर नज़र आए, बट ओवरऑल वो कहता है कि मगर गुबार हुए पर हवा उड़ा ले जाए, कि शायद ऐसा हो कि मैं गुबार बन जाऊं मरने के बाद और हवा मुझे उड़ा ले जाए, वगरना ताबो तवा बालों पर में खाक नहीं। अदरवाइज़ मेरी सिचुएशन ऐसी है कि मेरे बालों पर में ताकत और हिम्मत अब बाकी नहीं रही। मगर गुबार हुए पर हवा उड़ा ले जाए, वगरना ताबो तवा बालों पर में खाक नहीं। अगला शेर देखें, ये किस बहिश्त शमाइल की आमद आमद है, ये किस बहिश्त शमाइल की आमद आमद है कि गैर जलवाए गुल रह गुज़र में खाक नहीं। इस शेर की इमेजरी और जो मूड ये क्रिएट करता है उसको आपको अप्रिशिएट करना पड़ेगा। बहिश्त शमाइल का मतलब, बहिश्त का मतलब होता है जन्नत। बहिश्त शमाइल का मतलब है ऐसा इंसान जिसमें जन्नत जैसी क्वालिटीज़ हो, जहाँ जहाँ वो जाए जन्नत का नज़ारा नज़र आ जाए लोगों को, या
और आमद का मतलब है किसी का आना, किसी का अराइवल। और आमद, आमद बड़ा खूबसूरती से यहाँ पे इस्तेमाल किया है गालिब साहब ने। कहते हैं ये किस बहिश्त शमाइल की आमद आमद है। ये तो आमद, आमद का मतलब है इमिनेंट अराइवल, या तो किसके आने को आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, राइट। तो इमिनेंट अराइवल का यहाँ पे माहौल है। और जलवा तो आपको पता ही है, अपीयरेंस कह सकते हैं, अंग्रेजी में ग्लोरी कह सकते हैं, किसी का नूर, किसी का आ, तेज, किसी की खूबसूरती, किसी की झलक। या तो जलवा एक गुल, गुल कहते हैं गुलाब के फूल को, या जनरली फूलों को भी गुल कहा जाता है। तो ग्लोरी ऑफ द रोज़, अपीयरेंस ऑफ द रोज़, जलवाए गुल होगा। यहाँ पे गुल कौन है? महबूब हो सकता है, खुदा हो सकता है, खुदाई भी हो सकती है, जिसके जलवे की यहाँ पे बात की जा रही है। तो कहते हैं पहली लाइन में उन्होंने एक रिटोरिकल क्वेश्चन पूछा है कि यहाँ पे किसकी आमद आमद है, ये किस बहिश्त शमाइल की आमद आमद है। या? तो इट्स एन ओपन एंडेड रिटोरिकल क्वेश्चन, इसका कोई स्पेसिफिक जवाब मुश्किल है। या? ये किस बहिश्त शमाइल की आमद आमद है कि गैर जलवाए गुल रह गुज़र में खाक नहीं। या? कि ये कौन यहाँ पे आने वाला है कि इस रह गुज़र में जलवाए गुल, उसके जलवे से गैर, उसके जलवे के अलावा खाक भी यहाँ पे नहीं है। या तो कोई रह गुज़र, कोई रास्ता जो होता है जहाँ से लोग गुज़रते हैं, वहाँ पे अक्सर खाक पाई जाती है वो। लेकिन यहाँ पे वो कहते हैं कि ये पूरी सड़क जो है, पूरी रह गुज़र जो है, उसके अंदर बस जो आने वाला है उसका जलवा ही छाया हुआ है, जलवाए गुल ही यहाँ पे छाया हुआ है, खाक तक अब यहाँ पे बाकी नहीं है। या? तो अब सवाल उठता है कि कौन सी बड़ी हस्ती यहाँ पे आने वाली है जिसके पास बहिश्त की जन्नत की क्वालिटीज़ हैं। कई पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक तो ये कि शायद खूबसूरत महबूब आने वाला है, शी इज़ द वन दैट हु पोजेसेस जलवाए गुल। शायद खुदा की भी यहाँ पे बात हो सकती है, और खुदाई की भी बात यहाँ पे हो सकती है कि डिवाइन एसेंस इज़ व्हाट इज़ अराइविंग। या तो उसका जो जलवा है, खुदाई का जो जलवा है, उसने इस पूरी कायनात को और इस रह गुज़र को अपने जलवे से भर दिया है, बिकॉज इट्स द एसेंस ऑफ डिविनिटी। और आशिक के दिल को भी भर दिया है, और उसकी प्रेजेंस के अलावा यहाँ पे खाक भी बाकी नहीं, और खाक के अंदर भी उसकी प्रेजेंस ही है। ये भी इसका एक एस्पेक्ट हो सकता है। तो कोई बड़ा खूबसूरत महबूब यहाँ आने वाला है, या वो खुदाई की यहाँ पे बात कर रहे हैं, और उसके आमद की खबर यहाँ पे फैल गई है, और रास्ते खाली हो गए हैं। या खाक तक रह गुज़र में बाकी नहीं रही। क्यों? क्योंकि जलवाए गुल, उस खूबसूरत आने वाले इंसान की और हस्ती की प्रेजेंस यहाँ पे फैल गई है। देखिए क्या खूबसूरत इमेजरी यहाँ पे पेश की है। तो कहते हैं ये किस बहिश्त शमाइल की आमद आमद है, ये किस बहिश्त शमाइल की आमद आमद है कि गैर जलवाए गुल रह गुज़र में खाक नहीं। या कि रह गुज़र में उसका ही जलवा फैल गया है, उसके अलावा यहाँ पे खाक भी बाकी नहीं। तो ये इस तरह के शेर जो होते हैं उनका स्पेसिफिक मीनिंग नेल डाउन करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन इसी के अंदर लुत्फ भी है, राइट। सो ये एक बड़ा ओपन एंडेड सा शेर है। गालिब साहब ने एक पिक्चर पेंट कर दी है, अब आपकी इमेजिनेशन पे छोड़ दिया है कि आप यू नो कैसे इसको इंटरप्रेट करते हैं। आपके अपने जहन में क्या बात आती है कि कैसे जलवाए गुल फैला हुआ है, कैसे खाक भी यहाँ पे नहीं है, आमद किसकी हो रही है। ये सब चीज़ें जो है आपकी इमेजिनेशन पे छोड़ दी गई हैं। तो ये दिस इज़ एन एस्पेक्ट ऑफ इन्जॉइंग मिर्ज़ा गालिब शायरी और उनकी पोइट्री। तो अगला शेर देखें कि भला उसे न सही कुछ मुझी को रहम आता, भला उसे न सही कुछ मुझी को रहम आता, असर मेरे नफस से बेअसर में खाक नहीं। नफस का जनरली मतलब होता है सांस, ब्रेथ। यहाँ पे आप इमेजिन करें कि आशिक नाले भर रहा है, चीख पुकार मचा रहा है, या आहें भर रहा है, और उस प्रोसेस में लंबी लंबी सांसें ले रहा है। तो ये दुख दर्द की सांस की यहाँ पे बात हो रही है, दुख दर्द की आहों की साइज की यहाँ पे बात हो रही है। तो कहते हैं कि और बेअसर होने का मतलब है कि टू हैव नो इफेक्ट, या कोई फ़ायदा, कोई असर किसी चीज़ का नज़र नहीं आ रहा। तो आशिक बड़ी शिद्दत से आहें भर रहा है, नाले कर रहा है, रो रहा है, सिसकियां भर रहा है, या मगर उसकी आहों में कोई असर नहीं है, या? तो महबूब की अटेंशन, प्यार वो चाहता है, मगर उसको वो नहीं मिल रहा, या? तो मगर इतनी शिद्दत से वो आहें भर रहा है कि वो अंदर ही अंदर टूट रहा है।
तो उसको ये परवाह हो रही है कि भाई मैं अंदर अंदर से टूट रहा हूँ। तो पहली लाइन में कहते हैं, भला उसे न सही कुछ मुझी को रहम आता, कि मेरे महबूब ने तो मेरे ऊपर रहम नहीं किया, मुझे अपना प्यार नहीं दिया, मेरी आहें सुनकर मुझे अपनी तवज्जो अपनी अटेंशन उसने नहीं दी, तो मुझे अपने आप पे ही कुछ रहम आता, या ये इतनी शिद्दत से मैं आहें भर रहा हूँ, ये मुझे अंदर से जला देंगी, या तो मैं खुद बर्बाद हो जाऊँगा इस प्रोसेस में। महबूब रहम नहीं करता तो मुझे क्या, मैं अपने आप पे खुद भी रहम नहीं कर सकता है। भला उसे न सही कुछ मुझी को रहम आता, असर मेरे नफसे बेअसर में खाक नहीं है। दूसरी लाइन में वो कहते हैं कि मेरी जो बेअसर आहें हैं उनके अंदर खाक भर भी असर नहीं है, कोई असर नहीं है। तो इसके अंदर एक्सप्रेशन है किस तरह आशिक गम सहता है, आहें भरता है, उसकी आहें बेअसर होती हैं, या लेकिन अंदर ही अंदर से उसकी आहें उसको जला रही होती हैं, बर्बाद कर रही हैं। तो इस केस में आशिक कह रहा है कि ये तेरे को अंदर से बर्बाद कर देंगी, ये तेरे को जला देंगी। इसका एक रंग ये भी है कि आशिक इतनी शिद्दत से गम सहते हैं और आहें भरते हैं, उनको ये भी डर रहता है कि उनकी आहें, उनके नाले इस दुनिया को ना जला दें। गालिब साहब का एक शेर हमने पढ़ा था जिसमें वो कहते थे कि यूं ही गर रोता रहा गालिब तो ऐ अहले जहां, यूं ही गर रोता रहा गालिब तो ऐ अहले जहां, देखना इन बस्तियों को तुम की वीरान हो गई है। कि इतनी शिद्दत से अगर आशिक रोता रहा तो देखना ये जो बस्तियां हैं, ये दुनिया है, यही वीरान ना हो जाए, बर्बाद ना हो जाए। तो इस बात का भी डर शायद आशिक को है कि तुम अपने ऊपर तरस खाओ और इस दुनिया के ऊपर भी रहम करो, या नहीं तो तुम्हें तो ये बर्बाद, तुम्हारी आहें कर ही सकती हैं, इस दुनिया को भी शायद बर्बाद कर सकती हैं। भला उसे ना सही कुछ मुझी को रहम आता, असर मेरे नफसे बेअसर में खाक नहीं। जो असर चाहिए वो तो कभी नहीं आएगा, महबूब की टेंशन कभी नहीं मिलेगी, लेकिन कोई साइड इफ़ेक्ट उसका हो सकता है। आशिक की अपनी बर्बादी हो सकती है, इस दुनिया की बर्बादी भी हो सकती है। ख्याल जलवाए गुल से ख़राब है मैकश। यहाँ पे अगेन जलवाए गुल, किसी खूबसूरत महबूब या खुदाई के जलवे की यहाँ पे बात की गई है, और जलवाए गुल का ख्याल यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। तो कहते हैं ख्याल जलवाए गुल से ख़राब है मैकश। मैकश कहते हैं शराब पीने वालों को, मै कहते हैं शराब को, और यहाँ पे ख़राब का मतलब है नशे में चूर होना, टू बी वेस्टेड और wrecked while drinking, so extremely drunk, yeah। तो कहते हैं कि ख्याल जलवाए गुल, तो खूबसूरत महबूब के जलवे का ख्याल करके ही जो आशिक हैं, जो शराब पीने वाले हैं, उनको नशा चढ़ गया है, और बेहद नशा चढ़ गया है, वो नशे में चूर हो गए हैं। जनरली तो उनको शराब पीने के लिए शराब खाने में जाना पड़ता है, यहाँ पे बिन पिए ही उनको नशा चढ़ गया है। क्यों? क्योंकि उनको खूबसूरत महबूब का ख्याल उनके जहन में आ गया है। तो ये भी एक असर खूबसूरत महबूब का होता है आशिकों के ऊपर और इस पूरी कायनात के ऊपर, है। तो ख्याल जलवाए गुल से ख़राब हैं मैकश, शराब खाने के दीवार और दर में खाक नहीं। और जो शराब खाना है, जो वाइन हाउस है, वो कहते हैं उसके दीवार और दर में खाक नहीं। उसका मतलब यह है कि इट्स कम्प्लीटली यूज़लेस, उसकी ज़रूरत नहीं है मैकशों को नशे में चूर करने के लिए। शराब खाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो ख्याल जलवा गुल से ही ऑलरेडी शराबी हुए बैठे हैं। तो द इंटॉक्सिकेशन इज़ नॉट ड्यू टू वाइन, वाइन इज़ नॉट नीडेड फॉर द इंटॉक्सिकेशन, या the mere presence or thought of the glory of the rose or the beloved has made them intoxicated। और दूसरी लाइन का मतलब ये है कि कि शराब खाने की यहाँ ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ शराब खाना बर्बाद हो गया है, क्योंकि शराब पीने वालों को शराब चाहिए ही नहीं है, और इट्स वर्थलेस। बट ओवरऑल उसका मतलब यह है कि शराब खाने की ज़रूरत मैकशों को, आशिकों को नशे के लिए नहीं है, या और दैट्स वाई द वाइन हाउस इज़ कम्प्लीटली डेसोलेट। यहाँ पे खाक भी नहीं है, या उसकी वैल्यू खाक के बराबर भी नहीं है। ख्याल जलवाए गुल से ख़राब हैं मैकश, शराब खाने के दीवार और दर में खाक नहीं। अगला शेर देखें कि हुआ हूँ इश्क की गारत गरी से शर्मिंदा, हुआ हूँ इश्क की गारत गरी से शर्मिंदा, सिवाय हसरत तामीर घर में खाक नहीं। बड़ा खूबसूरत ये शेर है। इश्क तो आपको पता ही है, लव और पैशन। गारत का मतलब होता है किसी चीज़ को तबाह बर्बाद कर देना। तो गारत गरी का मतलब है द एक्ट ऑफ डिस्ट्रॉइंग समथिंग। तो
और हसरत तामीर का मतलब है आपके दिल के अंदर एक हसरत, एक डिज़ायर है किसी चीज़ को तामीर करने की, किसी चीज़ को कंस्ट्रक्ट करने की, या जैसे घर को तामीर किया जाता है। तो बड़ा ही खूबसूरत वर्ड प्ले इस शेर में है। आशिक, इश्क का काम है आशिक की बर्बादी करना, आशिक के घर की, आशिक के की ज़िंदगी की बर्बादी करना, उसके घर को ढा देना। तो गारत गरी जो है, एक्ट ऑफ डिस्ट्रक्शन, वो इश्क का काम है। इश्क उसको एंजॉय करता है। तो जिस घर में इश्क कदम रखता है उस घर को बर्बाद कर देता है, गारत कर देता है। और इश्क आया है वाले साहब के घर बर्बादी के लिए, बर्बाद करने के लिए, और वो शर्मिंदा हैं उसके सामने। इश्क की गारत गरी के सामने गालिब साहब आशिक शर्मिंदा है। क्यों शर्मिंदा है? क्योंकि घर पहले से ही बर्बाद हुआ हुआ है। तो कुछ रहा नहीं है इश्क के लिए गारत करने के लिए। तो हमारे वहाँ पे मेहमान नवाजी की ट्रेडिशन है। तो वो शर्मिंदा इसलिए हैं कि इश्क आया था मेरे घर पे, तो मेरे पास मेहमान नवाजी करने के लिए, उसको ऑफ़र करने के लिए कोई चीज़ नहीं थी। क्योंकि वो इन्जॉय क्या करता है इश्क? डिस्ट्रक्शन, या गारत गरी को वो एंजॉय करता है। और उस गारत गरी गरी के सामने गालिब साहब शर्मिंदा हैं, क्योंकि घर ऑलरेडी बर्बाद हुआ है, कुछ है नहीं उनके पास इश्क को ऑफ़र करने के लिए। या और मेहमान नवाजी वो नहीं कर सकते इश्क की और उसकी गारत गरी की, इसलिए वो शर्मिंदा है। या? तो अब कई और भी रंग हैं इसके अंदर। एक तो ये कि इश्क शायद पहले आया था, इसी वजह से घर बर्बाद है। तो कई अरसे से गालिब साहब इश्क के कारोबार में लगे हैं, तो इश्क कई बार पहले आ चुका है, बर्बादी उनके घर की कर चुका है, और अब दोबारा आया है, और फिर आशिक बेचारा शर्मिंदा है। और लेकिन यहाँ पे एक बात देखें कि वो कहते हैं कि हसरत तामीर, तो अभी भी दिल के अंदर फिर से घर को तामीर करने की, फिर से घर को रिपेयर करने की, फिर से घर को बनाने की, कंस्ट्रक्ट करने की तमन्ना अभी उनके दिल के अंदर बाकी है। तो यहाँ पे एक और शेर मुझे गालिब साहब का याद आया, जो था कि घर में था क्या कि तेरा गम उसे गारत करता। घर में था क्या कि तेरा गम उसे गारत करता, वो जो रखते थे हम एक हसरत तामीर सो है। कि मेरे घर में कुछ बचा, क्या बचा था कि जो तेरा गम उसको तबाह करता। लेकिन अभी भी मेरे दिल के अंदर एक हसरत तामीर है, डिज़ायर टू कंस्ट्रक्ट, अभी भी घर बनाने की हसरत मेरे अंदर है। सो वो है, बस वही एक चीज़ बाकी है। तो वापस आते हैं इस शेर की तरफ। कहते हैं कि हुआ हूँ इश्क की गारत गरी से शर्मिंदा, सिवाय हसरत तामीर घर में खाक नहीं। सो द ओनली थिंग दैट इज़ रिमेनिंग इन मिर्ज़ा गालिब्स हाउस और हिज लाइफ इज़ ए डिज़ायर टू कंस्ट्रक्ट द हाउस और बिल्ड अप द हाउस और रिपेयर द हाउस। अदरवाइज़ उनका घर, उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है। इश्क आया है घर में, और वो शर्मिंदा हैं उसकी गारत गरी की आदत के सामने, कि उसको ऑफ़र करने के लिए, उसकी मेहमान नवाजी करने के लिए उनके पास कुछ नहीं है। हुआ हूँ इश्क की गारत गरी से शर्मिंदा, सिवाय हसरत तामीर घर में खाक नहीं। अभी आखिरी शेर देखें। हमारे शेर हैं अब सिर्फ दिल लगी के असद, हमारे शेर हैं अब सिर्फ दिल लगी के असद, खुला कि फ़ायदा अर्ज़े हुनर में खाक नहीं। दिल लगी का यहाँ पे मतलब है अम्यूज़मेंट, टाइम पास, नॉट ए सीरियस बिजनेस। तो कहते हैं मेरे शेर जो हैं अब सिर्फ दिल लगी के शेर रह गए हैं। तो सीरियस शेर लिखना मैंने बंद कर दिया है। क्यों? खुला की फ़ायदा अर्ज़ हुनर में खाक नहीं। मेरे ऊपर अब ये राज खुल गया है, मुझे ये बात पता चल गई है कि अर्ज़ हुनर, अपने हुनर को, अपनी स्किल को इस दुनिया के सामने ऑफ़र करना, डिस्प्ले करना, उसके अंदर कोई फ़ायदा नहीं रहा। खुला की फ़ायदा अर्ज़ हुनर में खाक नहीं। तो देर इज़ नो प्रॉफिट और बेनिफिट ऑफ प्रेजेंटिंग योर आर्ट और द डेप्थ ऑफ योर सीरियस आर्ट टू दिस वर्ल्ड। तो कह रहे हैं कि एक टाइम था जब मैं बड़ी डीप शायरी लिखा करता था, लेकिन अब मेरी शायरी सिर्फ दिल लगी की शायरी रह गई है, क्योंकि मेरे को ये बात पता चल गई है कि इस दुनिया में कदर नहीं है अच्छे हुनर की। तो जो मैं गहरी डीप शायरी लिखता था, कोई उसको अप्रिशिएट नहीं करता था। तो अब मैंने गिव अप कर दिया है, मैं हार चुका हूँ। तो इस दुनिया में फ़ायदा कमाने के लिए, रोज़ी रोटी भी चलानी है, शायद मैंने दिल लगी के शेर लिखने गालिब साहब ने शुरू कर दिए हैं, और इसी बात को यहाँ पे बयान कर रहे हैं। राइट। तो दुनिया कदर नहीं करती इस ज़माने को, गालिब साहब की शायरी समझ में नहीं आती, वो इसको अप्रिशिएट नहीं करते। इस बात से वो दुखी हैं, इस बात की वो शिकायत कर रहे हैं इस शेर के अंदर।
और कह रहे हैं कि हमारे शेर हैं अब सिर्फ दिल लगी के असद, हमारे शेर हैं अब सिर्फ दिल लगी के असद, खुला की फ़ायदा अर्ज़े हुनर में खाक नहीं। बड़ा ही खूबसूरत शेर है। तो ये था आखिरी शेर। आई होप यू एंजॉयड दिस गज़ल। थैंक यू।